अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 16 महीनों की पीडीएम हुकूमत ने अपनी सियासत कुर्बान करते हुए रियासत बचाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया था। जब पीडीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा दूंगा, मगर 16 महीनों में अवाम को ना सस्ता आटा मिला, ना पेट्रोल, ना बिजली और ना ही ज़रूरियाते ज़िंदगी की कोई एक चीज़ सस्ती मिली। पीडीएम जमातें अवाम को एक ही बात करती रही कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पीडीएम हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत आई और 9 महीने के अरसे के बाद एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्हीं की काबीना के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज क्या कहा, आइए देखते हैं। साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, रिलीफ नहीं मिल सकता। ये कैसी सियासत कुर्बान हुई थी और कैसी रियासत बचाई गई थी कि आज वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया है, जबकि पीडीएम दोबारा इक़्तिदार में आ चुकी है। अब सवाल यह है कि पीडीएम ने सियासत कुर्बान की थी या फिर सियासत बचाते हुए दोबारा हुकूमत बना ली है। हुकूमत मुतमईन है कि वो 5 साल पूरे करेगी, लिहाजा IMF से 7 या 8 मिलियन डॉलर्स के नए 3 साला प्रोग्राम के लिए तैयारी की जा रही है। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF समेत मुतादिद सीनियर सियासतदान ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करते दिखाई नहीं देती, जिसकी अहम वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी है और पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हाथ खींच सकती है। मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा ने वाज़े कर दिया है कि हुकूमत 5 साल ज़रूर पूरे करेगी। लिहाजा चलनी है, ये 5 साल चलनी है और इसी हुकूमत ने काम करने हैं, इस मुल्क को डिलीवर करना है और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जहाँ हुकूमत गलत फैसला करेगी, उसकी पॉलिसी में कोई गलती होगी, हम उनके इत्तेहादी भी, मीडिया भी, इस मुल्क का दानिश्वर भी, वो उनके ऊपर तनकीद करेगा, नकद लिखेगा, बोलेगा, बात करेगा और उनको समझा के हम उनकी पॉलिसियों को दुरुस्त करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमात के दावे अपनी जगह, मगर तहरीक इंसाफ और JUIF सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को लेकर भी सियासी जमातें मुतहरिक हैं और कमीशन के क़याम को चैलेंज करने का बात कर रही हैं, मुतालबा कर रही हैं। अब तहरीक इंसाफ मुफाहमत की बजाय मज़ामत की पॉलिसी अपनाते हुए ईद के बाद जारहाना तहरीक चलाने का इरादा रखती है, मगर सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो हाल है वो शायद जारहाना हिकमत अमली के नतीजे में ही हुआ है। असम्बलियाँ तहलील करना, पार्लियामेंट से इस्तीफे देना और जज्बात में उठाए गए कदम के नतीजे में 9 मई का वाक़या होना कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं गया। तो अब की बार वफाक के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूद है उसको गिराने में कोई मदद दे सकती है और PTI को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। खान साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब ने कहा है कि वफाक ने चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया, अगर नहीं हटाया तो फिर दीगर ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। ये ऑप्शन कौन कौन सी हैं, किसकी बात कर रहे हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक इलेक्टेड हुकूमत का राइट होता है कि उसको उसकी टीम मिले। अगर सूबाई हुकूमत को उसको अपनी मर्जी की मतलब यह है कि आपने एक केयर टेकर सेटअप से स्विच ओवर किया एक इलेक्टेड हुकूमत की तरफ, तो एक वजीर आला का हक होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर जो है वो चुन सके। तो अगर मरकज़ नहीं दे रही तो इसका फिर मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के जो मीटिंग्स हुई हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब के साथ, तो वो फिर बातें उनकी खोखली हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सूबे को सपोर्ट करेंगे अवाम के हक में और जो भी राइट्स हैं, जो भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहला हक तो ये है कि उसके मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आला को उसकी मर्जी की टीम मिले ताकि वो डिलीवर कर सके। अब या फिर शायद ऑन लाइटर नोट या फिर शहबाज शरीफ साहब शायद अपना बदला गंडापुर साहब से निकाल रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी अपनी मर्जी की टीम नहीं मिली
ना वजीर खजाना उनकी मर्जी का, ना वजीर दाखिला उनकी मर्जी का, ना कोई मर्जी की कमेटी बना सकते हैं। ईसीसी बना देते हैं, उसमें से उनको और सागदार साहब को नहीं निकलना खान साहब, पड़ता है। आपने तो ये जो अपना बदला टॉन्ट, गंडापुर से ना लेना। हाँ आपने जो टॉन्ट किया है शहबाज शरीफ साहब पे कि वो अपनी मर्जी से ना तो वजीर खजाना लगा सके, ना वो कमेटियों को अपनी मर्जी से चेयर कर पा रहे, ये किसकी मर्जी से कर रहे हैं फिर वही बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना है कि उनके वजीर खजाना हमेशा डार साहब ही होते हैं, या फिर मिफ्ता साहब बेचारे कभी आ जाते थे, लेकिन मिफ्ता साहब के पैरों से हमेशा ये कालीन खींच लिया जाता था। देखें, ऑल ऑल इज नॉट वेल इन द हाउस ऑफ शरीफ। आप ये देखिए कि ऑल वो सेट, द स्टेज वो सेट फॉर मियां नवाज शरीफ। मियां साहब उदास उदास फिरते हैं, तो मियां साहब इस तरह तो फिर होता है इस तरह के कामों में। लेकिन आपने ये बात कही है कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कोई किसी बेस पर तो ये बात की होगी, कुछ देखा ही होगा आपने जो ये बात कर रहे हैं। मर्जी किसकी, नवाज शरीफ साहब की देखिए चल रही मार्केट है? में ये खबरें हैं, देखिए मार्केट में ये खबरें चल रही हैं कि मोहसिन साहब जो हैं, हाँ मोहसिन नकवी साहब, हाँ हाँ। आई डोंट थिंक सो कि वो हाउस ऑफ शरीफ के ब्लू आइड हैं। तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, आप भी पता करें, हम भी पता करते हैं। नहीं खान साहब, आपको तो पक्की खबर होगी, आपको पता होगा कहाँ से आए हैं। ऐसे ही तो नून मैं लीग तो की पीपल्स शरीफ आदमी पार्टी हूँ, की सपोर्ट नहीं मिलती मैं ना। हाउस ऑफ शरीफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसी खबरें नहीं रखता। लेकिन यह है कि मार्केट में खबरें चल रही हैं कि वजीर आजम साहब की मर्जी की टीम उनको, लेकिन क्या करें, ये शोमई किस्मत है, शोमई किस्मत है। आज से नहीं, हाँ 40 साल हाँ। पहले भी अगर आप चली जाएं, 40 साल पहले भी चली जाएं, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आती हैं अपने वालिद के उनकी फांसी के 11 साल बाद, और एक बहुत बड़ा फकीदुल मसाल इस्तकबाल होता है लाहौर में, सन 80s 88 में। की बात कर रहा हूँ। वो वजीर आजम बनती हैं, लेकिन काबीना को उनसे मुतारफ कराया जाता है कि ये हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर। तो वो सर हिला के कहते हैं कि ठीक है। तो आई अब कुछ नहीं आई बदला, गॉट योर रेफरेंस। कुछ नहीं बिल्कुल, आप बदला, बड़ा बड़ा मशहूर कुछ वाकया नहीं बता रहे बदला। हैं, आप बड़ा मशहूर वाकया कोट कर रहे हैं खान साहब। तो आपको लगता है कि वो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था, वो हो गया है नून लीग के साथ, वो वाला काम कि अपनी मर्जी नहीं चलने दे रही? जरदारी साहब ने सही सही जो है ना वो किया है, वो लफ्ज मैं सही नहीं गेम इस्तेमाल खेली है। करना चाहता, लेकिन बस कुछ किया है जरदारी साहब ने मियां साहब के साथ। नहीं तो अब ये जो कायरा साहब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट पूरी 5 साल देखिए चलेगी, आप आपको मुझे लगता है ये बताएं भी ना, गेम कायरा है? साहब, देखें कायरा साहब मेरे से उम्र में बड़े सीनियर हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन कायरा साहब बड़े सादा बन जाते हैं, बड़े बोले बन जाते हैं कायरा साहब। या पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें कि जरदारी साहब या बिलावल साहब, आप तो वजीर खारजा थे, आप तो इस PDM-1 का फेस थे। आप ही के सिंध हाउस में, बल्कि हम सबके सिंध हाउस में, सिर्फ पीपल पार्टी का तो नहीं है, सिंध हाउस में ही तो गेम बनी थी 9 अप्रैल की रात, जब शब खून मारा गया इमरान खान साहब की पीठ में। तो आर्किटेक्ट तो जरदारी साहब ही थे शायद इधर लोकल लेवल पे। तो फिर आप मुझे कोई बताएगा, जब आपने वो रज के 18 या 16 महीने मिल के हुकूमत की, और उसके कारनामे इतने बड़े थे कि अब आप उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते बर्डन। पूरी कौम को पता है कि ये हुकूमत, वो भी और ये भी, पीपल्स पार्टी नून की मुश्तरका हुकूमत है। आप चाहे जितना भी वजारतों से दूर बैठे, कौम को पता है कि जितना ब्लेम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का है, उतना ही जरदारी साहब और बिलावल साहब का भी है। आप लेकिन खान साहब, माजरत खां हूं, वो मार्केट में खान साहब। पीपल्स पार्टी वाले, देखें मैं जी माजरत के जी। साथ, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं कायरा साहब, आप लोग खाते रच के हैं बीच में और बैठ के साइड पे हैं। देखिए फिर बर्डन पूरा पूरा आप शेयर करें ना, इस तरह ना करें कि हुकूमत बना दी अब साइड पे बैठे देख रहे हैं कंकर मारी जा रहे हैं। लेकिन खान साहब, मार्केट में ये भी खबरें हैं कि वो अभी शायद बजट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है बजट के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ काबीना भी शेयर करें, ये बोझ उठाएं, तो फिर तो आपकी बात की जो है वो निगेट हो गई आपकी बात। देखें मैं आपको एक और बात करता हूँ, कल एक बड़े एक सीनियर सिटीजन एक अफ्तारी में बैठे हुए थे साथ, और बड़े वो पाकिस्तान के हाल पे बड़े अफसरदा थे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि यार देखो कि ये डिफेक्टिव हुकूमत है। मैंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा देखो, अल्लाह के 100 नामों के नीचे, यह मेरी बात है, उन्होंने कहा कि ये जो ओथ लिया है, झूठा हल्फ लिया है, क्योंकि इनमें मेजॉरिटी लोग जो पास हुए हैं वो फेक हैं, फॉर्म 47 पे हैं। तो जानते बूझते एक मुसलमान शख्स, एक इंसान, एक जेंटलमैन शख्स जो है, जानते बूझते कि मैं हारा हुआ हूं, और वो हल्फ उठाता है आईने पाकिस्तान पे, झूठा हल्फ उठाता है,
रमजान के महीने में मुझे आप ये बताइए क्या कोई अल्लाह की बरकत आएगी? हमारी अखलाकी कदरें इतनी गिर चुकी हैं कि हमें पता है कि हम हार चुके हैं, उसके बावजूद हम हलफ उठा रहे हैं, हुकूमत में बैठ रहे हैं। क्या इनको नहीं पता? इनके पस्त मुर्दा चेहरे और इनकी मायूसी बता रही है कि दिल अंदर से इनको खाए जा रहे हैं कि हमारे मैंडेट को हुआ क्या है। हमेशा तो फॉर्म 47 नहीं मिलेगा ना, हमेशा तो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन खान साहब वो देखिए वो ये तो बराह रास्त जिम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है, क्योंकि उन्होंने ही उनका नोटिफिकेशन जारी किया है कामयाबी का। देखिए मैं वही कर सकते हैं। जी जी मुझे कहने दीजिए। देखिए सिविल ब्यूरोक्रेसी में किसी भी डिवीजन का माई बाप जो है वो कमिश्नर होता है, उसी के नीचे सारा कुछ होता है। एक कमिश्नर उठ गया, उसने अपनी जमीर की आवाज में कह दिया कि पूरा रावलपिंडी डिवीजन जो है वो स्वीप किया है पीटीआई ने, और वहां सारा का सारा जरलू फेरा गया है, फॉर्म 47 पे जताया गया है। फिर बाद में मजबूर हो गए 100 मसले। अभी जो 6 जजेस का लेटर आया वो क्लियर हो गया है कि अगर जजेस नहीं बचे तो फिर कमिश्नर किस खेत की मूली है। तो एक तरफ ये देखें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी से रिवोल्ट आती है, एक काउंट। अच्छा, दूसरा, हाई कोर्ट से 6 जजेस लेटर लिखते हैं, अगर किसी भी एक ऐसा मुल्क जहां इखलाकी कदरें जिंदा हो और आईन पे कुछ भी अमल होता हो, ऐसा कुछ हो जाए दरो दीवार हिल जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सरद खाने में फेंक दिया कि जिनसे गिला है आप ये बताएं, जिन पे हर्फ आया है, जिन पे इन 6 जजेस साहिबान ने ब्लेम लगाया है कि इनकी तरफ से ये हुआ है, उस सारे सेटअप को हेड जो है वजीर आजम करते हैं टेक्निकली। आपने वजीर आजम को कह दिया कि अपने खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करें। देखें, नोबडी कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज। हम समझते हैं, हमारी जमात समझती है, मैं बतौर वकील अपनी ये राय है, एज अ वकील मेरी राय है। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे तो मैं जमात के साथ वैसे भी मेरी ड्यूटी है, मैं खड़ा हूंगा, लेकिन एज अ वकील भी मैं ये समझता हूं कि ये हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हमारे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इन ब्रदर जजेस की जो रिजर्वेशन है, उन्होंने क्या रिजर्वेशन लगाई है, उनके रिश्तेदारों, कहते हैं हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया, चले ठीक है, मैं ये आप उनकी वीडियोस बनी हैं, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ठीक है, आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट करूंगा। जी आप करेंगे, आप इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी पूछते थे, इनकी फैमिली तो खुद जस्टिस, वो क्या था, जस्टिस कयूम को फोन लगाते थे। हाँ जी वो ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर भी आई हुई है। वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो तो खुद फोन लगाने वाले हैं। सही है ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन मुझे एक और भी, चूंकि वक्त की कमी है तो मुझे एक और भी इशू डिस्कस करना है। ये तो चले हो गई हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं और वो किस तरीके से काम कर रही है वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी अपनी जमात के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं। असद कैसर जो है वो खुल के अली अमीन गंडापुर पे तनकीद भी कर रहे हैं, और मुझे कोई आड़ नहीं है ये बात करते हुए, मार्केट में ये भी खबरें हैं खान साहब कि शायद अली अमीन गंडापुर की बात हो गई है वहां पर जहां पर बात होनी है, इसलिए वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी सीट बचा रहे हैं। देखिए, गंडापुर जहां मैं जानता हूं, जितना मैं उसको जानता हूं, वो इमरान खान का एक सिपाही है, वर्कर फाइटर आदमी है। सब लोगों की तवक्को थी कि वो वजीर आला बन के तो पता नहीं उधर से तोपें चला देगा, पता नहीं रॉकेट मार देगा। मुझे ये चीज बता दें, कैसे इसको डिफेंड करेंगे कि एक तरफ आप मोहसिन नकवी पे तनकीद कर रहे हैं, उसकी दूसरी वीडियो में मोहसिन नकवी को गले मिल रहे हैं, फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं। देखिए, मैंने उनसे खुद पूछा, मेरी शायद परसों बात हुई थी अली अमीन खान से। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार इस पे तनकीद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि यार मैं मोहसिन नकवी से नहीं मिला, मैं इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिला हूं, क्योंकि मेरे सूबे में जो है दहशतगर्दी का बड़ा हमला हुआ है, हमारा दोस्त मुल्क है चीन, उस हवाले से अगर इंटीरियर मिनिस्टर आता है तो क्या मैं ना मिलूं? फिर अगर नहीं मिलता, यही मीडिया कहेगा कि सूबे में इतनी दहशतगर्दी होगी और वजीर आला साहब को सियासत सूझ रही है। मैं समझता हूं कि गंडापुर साहब ने मैच्योरिटी दिखाई है और वो वक्तन फौक्तन खान साहब से मिल रहे हैं। ये जो वजह है गंडापुर साहब, उसके बाद वो खान साहब से मिले और उनको चीजों पे एतमाद में भी लिया। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो खान साहब उनको कह देते कि आप ना मिले। ठीक है, लेकिन खान साहब आपकी जमात में सूबे के मफादात के लिए वो अगर एक कोशिश कर रहे हैं गंडापुर साहब, मैं तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको स्पेस देनी चाहिए ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के इश्यूज को वो हल करा सकें, हल में कोई मेन किरदार अदा कर सकें। अगर पूरा वो बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, सारे राब्ते मुनक़ते कर देंगे, तो इस तरह से फिर रियासती इकाई नहीं चलती। नुकसान फिर हमारे पख्तूनख्वा के सूबे का होगा। देखें, महसूलात पख्तूनख्वा ने लेने हैं, उनके जो हमारे जो पन बिजली के कुछ 1700 अरब के कुल मिला के जो महसूलात हैं और जो इश्यूज हैं, फंड हमें मरकज से सूबे को जो है वो आना है। अगर वो
सारे रास्ते मुनक़ते कर देते हैं, तो शहबाज शरीफ तो खुश होंगे। चले अगर पंजाब अगर पे वो तो कोई असर नहीं मुझे है, ना मुझे मरकज़ खान पे साहब असर है। जस्ट असर तो एक्सप्लेन पख्तूनख्वा पे होगा। दिस खान साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज़रा हमारे बड़े हैं और बड़े मोतबर सियासतदान हैं, बड़ी बारीक बीनी से चीज़ें देखते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक्सप्लेन में दिस। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने सूबों के मसाइल हल कराने हैं तो उसके लिए बातचीत ही करनी पड़ेगी, लेकिन आज हमने देखा कि कॉन्फ्रंटेशन का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। फिर आपकी अपनी पार्टी में भी दो राय है खान साहब। शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा अपना, उन्होंने आज आपने ट्विटर देखा होगा, उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया टीम हायर की, 8,000 बंदे की टीम हायर की है। पीटीआई का अपना सोशल मीडिया विंग है, प्लेटफॉर्म है बाकायदा, उसके बावजूद वो एक अपनी टीम पीटीआई के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर आई एम सॉरी, आप ज़ाहिर है कि उसको नहीं ओन करेंगे, लेकिन आप लोग आपके खिलाफ खान साहब पीटीआई के अक्सर पेजेस ट्रेंड चला रहे हैं गद्दारी के नाम से। फिर आप लोगों के आपस में इख्तलाफात, जो बैरिस्टर गौहर है वो कुछ और कहते हैं, आप एक मौक़िफ़ देते हैं, मरवत साहब आते हैं वो कोई एक नई चीज़ कह के चले जाते हैं। क्या आपकी तो अपनी पार्टी में इत्तेफाक नहीं है? किसी हद तक आपकी बात सही है कि ज़्यादा एक यूनिटी या एक सिंगल व्यू आना चाहिए पार्टी ओपिनियन में। अंदर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें हर जमात में होता है, सिर्फ हमारी जमात नहीं है। लेकिन चूंकि लीडर जेल में है तो थोड़ा लोग ज़्यादा मीडिया में जो है वो बोल रहे हैं। मीडिया में पार्टी का जो नैरेटिव होता है आपने उसको डिफेंड करना होता है। अंदर आप पार्टी के अंदर आर्ग्यू करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन कोई इतना बड़ा भी इशू नहीं है कि कोई ये कहे कि जनाब बिल्कुल हाउस ऑफ ऑन फायर है, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 2 दफा हम कोर कमेटी में बैठते हैं, हफ्ते में 2 दफा ये सारे जिनके आपने नाम लिए हैं सारे वहां बैठे होते हैं। सारे वहां बैठे होते हैं। और पार्लियामेंट्री पार्टी का भी मीटिंग होती है जिसमें इलेक्टेड एमएनएज हैं, 90 से ज्यादा एमएनएज हैं। कल भी हमारी मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में पार्टी की लीडरशिप ने फिर भी जान दिखाई है। आसान नहीं था। इमरान खान जैसे पाई का लीडर जेल में डाल दिया, 6 महीने से 200 दिनों से ज्यादा हो गए, 250 दिनों के करीब हो जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर अपना मेंबर जो है वो वाइस चेयरमैन जेल में है। सदर परवेज इलाही साहब जेल में है। आपकी पंजाब की सदर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। एजाज चोई साहब साबिका सदर पंजाब वो जेल में है। फिर भी पार्टी चल रही। तो आपकी पार्टी ने मतलब तरीके हिसाब से लेकिन खान साहब मेरा खान साहब अर्ज ये है कि अगर बैरिस्टर गौहर को आपके जो खान साहब हैं उन्होंने ये बना दिया पार्टी का जो चेयरमैन है, तो फिर तो बात तो बैरिस्टर गौहर की जो है वो सुननी चाहिए थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैरिस्टर गौहर एक मौक़िफ़ आके देते हैं, फिर कोई दूसरे साहब उठते हैं और वो जाके मीडिया में कोई और बयान दे देते हैं। फिर मीडिया आपसे पूछता है कि ये बात क्या थी, फिर बाकायदा उस शख्स का नाम लेके वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो मरवत साहब कौन है, वो फलाना कौन है, वी डू नो दैट। तो इस तरह तो आपकी पार्टी अगर हुकूमत को कोई टफ टाइम देने का सोच भी रही है माजरत के साथ, तो अगर आपके आपस में ही चीज़ें ठीक नहीं है, आपस में ही आपके बयान, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग चीज़ होती है, वो हर जमात में होता है, वो आपका मेरा भी हो सकता है खान साहब, लेकिन एक अलग बयान देना और फिर उस राह पे चल पड़ना और फिर ट्विटर पे बकायदा ट्रेंड चलाना और बताना कि मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम भी हायर कर ली है, ये इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, कुछ हमारे दोस्त पीटीआई में नए हैं, वक्त गुजरने के साथ वो एडजस्ट कर जाएंगे। थोड़ा सा हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। खान साहब पे सारे एक हैं। खान साहब की रिहाई के लिए, असीरों की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी पे सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते थे हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती रहती है, तो थोड़ी बहुत इनकी हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती रहती है, हर जमात में होती है। लेकिन खान साहब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चले मुझे ये बताएंगे खान साहब की रिहाई के लिए आपकी पार्टी के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप लोग वो अच्छा काम नहीं कर रहे खान साहब को निकालने के लिए। कब रिहाई हो रही है खान साहब की, कब चांसेस हैं? देखें, हमारे यंग लॉट हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ है, वो जज्बे से भरपूर है। इमरान खान साहब से शायद उतनी ही मोहब्बत करते हैं, अगर ज्यादा नहीं तो बराबर जितने अपने वालिद से वो करते होंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई है, उनका गुस्सा भी जायज़ है और उनका जो है ये एक्सपेक्ट करना कि तहरीक इंसाफ की ये लीडरशिप जो है किसी भी तरीके से खान साहब को निकाल ले। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये लीडरशिप खान साहब ने जो बनाई है, इस वक्त जो ओहदे दिए हैं, बैरिस्टर गौहर है, मैं उनको पहले इतना नहीं जानता था, सिर्फ वकील के तौर पे इनसे रब्ता था, लेकिन मैंने उनको एक जेंटलमैन आदमी पाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उमर अयूब को उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बनाया है, पीएम का कैंडिडेट भी थे, अपोजिशन लीडर के लिए भी नामजद किया है। मैंने उनको एक मेहनती आदमी पाया है, मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी को संभाला दिया है। बाकी अब ये एग्जैक्ट डेट देना वो मेरे ख्याल में मुश्किल है कि एग्जैक्ट डेट, लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ
कि जल्द इंशाल्लाह वो रिलीज होंगे। इसके लिए पॉलिटिकल मूवमेंट हमारी ये नहीं है कि हम इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए खान साहब लास्ट लाइनर चाहिए आपकी तरफ से। उसके लिए वो जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी, वो बात आप लोग करेंगे? देखिए, जो केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, लीगल केसेस कोई नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में ना डील लेनी है हमने, ना कोई डील लेनी है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में सबसे बात होनी चाहिए इस एक नुक्ते पे कि ये हल नहीं है मसाइल का कि इतने बड़े लीडर को जेल में डाल के उसके सारे मैंडेट को चोरी करके ऊपर से फॉर्म 47 के बिठा के, जिनके पास अपना कोई विजन नहीं है, उनसे ये मुल्क चलेगा नहीं। इसलिए इसको चलाने के लिए जरूरी है कि पहले मैंडेट की वापसी हो, इमरान खान साहब पे गलत केसेस खत्म हो और फिर बैठ के बात हो कि अब मुल्क को आगे चलाएं। देखिए, जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते और उनको उनका मैंडेट वापस नहीं दिया जाता, जेली मैंडेट से मुल्क कहां चला करते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे कि नहीं सर? वन लाइनर प्लीज। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से और किसी से भी इस एक नुक्ते पे बात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की रिलीज हो और मैंडेट वापस हो, गलत केसेस खत्म हो, ये जो सिविलियंस पे बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप भी उसी नुक्ते पे कायम है कि खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, लेकिन उनकी रिहाई पर ये नुक्ता उन्होंने पेश किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी फूट पड़ी हुई है। आज आपने देखा ये जो पेशावर रैली में हुआ, एक तरफ जो है वो हम देख रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब खिताब कर रहे थे, तो ऐन उसी वक्त जो शेर अफजल मरवत हैं और फैसल जावेद साहब हैं वो उन्होंने भी खिताब शुरू कर दिया। तो दिस इज़ टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने। आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि ये इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं और पहले दिन से हो रही हैं, हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत जाने वाली है। मैं फर्दन नाम नहीं लूँगी कि किन किन लोगों के ये बयानात है, लेकिन अब PTI के साथ साथ JUI फे भी अप्रैल के महीने में बाहर निकलने वाली है। वेयर डू यू सी दिस ऑल गोइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बीबी। देखिए, जो लोग भी ये माजी से प्रैक्टिस में देखता आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि जो लोग तो इलेक्शन जीत नहीं पाते और हुकूमत का हिस्सा नहीं बन पाते वो फिर इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात में समझता हूँ मुख्तलिफ हैं। एक तो इलेक्शंस के रिजल्ट जो उनसे थे वो गैर मुतवक्को आए, और दूसरा देखिए जो असल इश्यूज हैं लोगों के जो पिछले 75 साल से अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, यानी गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास वो बेरोजगार फिर रहा है। और फिर लोग ये पूछते हैं भाई कि ये जो तुमने अरबों खरबों डॉलर पिछले 75 सालों में जब से पाकिस्तान बना, और जब से चले आप ऐसा कह लें जब से आपने लोन्स लेने शुरू किए, वो किधर लगे हैं भाई? कुछ तो लोन्स आप अरबों डॉलरों के लोन आप वापस करते हैं, रीपेमेंट्स में पे बैक करते हैं, तो बाकी किसी गरीब पे तो लगा नहीं। पावर्टी लाइन जो सी कभी 20% होती थी वो 40% पे चली गई, उससे भी शायद ज्यादा 44%। और दिन ब दिन जो है वो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो ये जो चीजें हैं फिर जाहिर है लोगों में जब इस किस्म की एक बेचैनी देखे ना, इतने महंगे सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, तालीम बच्चों की, किचन का खर्चा, लोगों को तो ज़हनी मरीज नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब आप लोगों के आई एम श्योर किसी ने आप लोगों की कनपट्टी पे नून लीग की बंदूक तो रखी नहीं होगी, ये तो नहीं कहा होगा कि आप ही हुकूमत लें। आप लोगों का ज़ाहिर ये फैसला था और खुले दिल के साथ आप लोगों ने फैसला किया भी था कि मजबूरी से किया था, जैसे वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता था, मैं पहले भी ये समझता था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था कि हमें फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहिए था। एक वो गलती की, उससे पहले गलती की बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ नीचे आया। अच्छा। और फिर ये जो हमारे से गलती हुई, जब हमें नहीं मेजॉरिटी सिंपल मिली थी तो बेस्ट वे था कि हम मरकज में अपोजिशन में बैठते और अपनी तमाम जो कंसंट्रेशन थी, फोकस था, वो पंजाब को करते। लेकिन जाहिर है कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं था मरकज में, आपके सामने ये सिचुएशन। तो फिर ये भारी पत्थर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब मिलके अपना उठा तो लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, आपको मैं सिर्फ याद कराने के लिए ये कोट कर रही हूँ। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद जरदारी साहब चले थे सिंध से और इस्लामाबाद में कुछ घंटों का स्टे करके लाहौर आए थे,
तो उनका इरादा तो यही था कि वो पीटीआई वालों को किस तरीके से कायल कर दे। अगर आप लोग गवर्नमेंट ना लेते, लेट्स सपोज, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसी ना किसी ने तो लेनी थी ना, तो ये बल्ली आपके सर तो ना आती कम से कम। ये बात ठीक है, लेकिन उस वक्त आप देखें कि पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनका बयान आ गया था कि जी हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, ना इनके साथ हुकूमत में शामिल होंगे। वो शायद इसलिए रह गई बात। अगर वो हो जाता तो कम से कम हमारी जान खलासी हो जाती, जो कि आगे 16 महीनों में हमारी काफी हजामत हुई है। अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे आगे क्या होगा। तो आइडियल तो यही सिचुएशन थी कि मरकज में हम ना लेते हुकूमत और अपना फोकस पंजाब में करते। और पंजाब में भी फिर मैंने तो तजवीज़ भी दी थी नवाज शरीफ साहब को जब वो लंदन में थे कि अगर कल को इक़्तिदार मिले तो आप मेहरबानी फरमाकर जमाती ओहदे और हुकूमती ओहदों को अलहदा करें। क्योंकि ये देखिए, ये जमातें उसमें हैं जो हुकूमतों को जन्म देती हैं। तो यानी आसिफ किरमानी साहब, यानी आप लोगों ने ये जो हुकूमत ली ये मजबूरन ली? मजबूरन कह लें, कॉम्प्रोमाइज। देखिए मैं एक बात को बात, सर किस चीज का कॉम्प्रोमाइज? पाकिस्तान में बड़े अरसे से पॉलिटिक्स हो रही है, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है। जहां पावर पॉलिटिक्स होती है वहां फिर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ते हैं, वहां फेवर्स लेनी भी पड़ती हैं, फेवर्स देनी भी पड़ती हैं। आपने लिए कोई फेवर? ये सारे सर्कल, भाई जाहिर है ये हुकूमत में आना जो होता है वो फेवर ही है। अगर हुकूमत में ना आते तो हम अपोजिशन में बैठे होते। जब एक हुकूमत में आप आते हैं और आपकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है, आपकी हुकूमत को मुक्तदर हल्के भी सपोर्ट करते हैं, तो ये फेवर्स ही है ना। पीपल्स पार्टी ने भी फेवर किया, हमने उनको फेवर किया, तो ये एक मिला जुला एक सेटअप है। लेकिन असल चीज ये है, देखना ये है कि देखें इनफ इज इनफ। इस इलेक्शन में लोगों ने बिलखुसूस जो यूथ था, मिडिल क्लास का एजुकेटेड, उसने रिवोल्ट किया है इस सिस्टम के खिलाफ थ्रू द इलेक्शन, थ्रू द वोट। और वो अब रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों की बातों में नहीं आ रहा। लोग अब डिलीवरी चाहते हैं, लोग चाहते हैं उनके मसाइल हल हों। तो डॉक्टर साहब, अगर इतने सारे एंड वी ऑल नो दैट, यू नो दैट, आई नो दैट कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे क्योटिक सिचुएशन से गुजर रहा है, उसमें मईशत जो है वो बड़े पहले नंबर पर है। लेकिन ये जो फैसला भी आपने मुझे गिनाए कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना वाज अ मिस्टेक, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, हम फॉरेन इलेक्शंस में नहीं गए, दैट वाज अनदर मिस्टेक, फिर ये गवर्नमेंट टेकअप करना वाज अनदर बिग मिस्टेक। ये सारी मिस्टेक्स जो हैं, इसको हेड कौन कर रहा था? ये इतने बड़े बड़े फैसले हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने किए, ये किसने किए ये फैसले? ये पार्टी में जो आप उसको, चलिए मैं लफ्ज़ तो नहीं हमारी पार्टी में वो यूज़ होता, लेकिन चलिए आप कह लें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी कह लें उसको, कोर कमेटी कह लें उसको, जो 10-12 लोग थे, जो मेरी मालूमात हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लंदन जाकर कन्विंस किया और कि जी हमें ये वोट देना चाहिए। और मियाँ साहब ने तो इस इरादे के नहीं थे। अच्छा, यानी कन्विंस किया? मियाँ साहब कन्विंस नहीं थे इलेक्शंस का रिजल्ट देख के? मियाँ साहब वाज नॉट कन्विंस्ड कि हमें गवर्नमेंट लेनी चाहिए? कोर कमेटी ने कन्विंस किया? नहीं, आप कौन सी बात कर रही हैं? बाजवा के एक्सटेंशन की या इस इलेक्शन की? नहीं, मैं इस इलेक्शन की बात कर रही हूँ। आप एक्सटेंशन वाली बात प्लीज मुकम्मल करें, फिर ये वाला सवाल भी ले लीजिएगा। हाँ, तो एक्सटेंशन में तो लोगों ने मजबूर कर दिया ना, बेबस किया नवाज शरीफ साहब को, वहीं से तो हमारा ग्राफ खराब हुआ, जिसका नतीजा इलेक्शन में भुगतना पड़ा। पीडीएम की गवर्नमेंट 16 महीने की थी, महंगाई हुई, वो सारी चीजें हमने इलेक्शन में भुगती। नाउ कमिंग टू दिस इलेक्शन, इसमें भी देखें हमारी तवक्को थी कि हमें कम से कम सिंपल मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन वो जब सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया, और उससे बेहतर होता कि बजाय गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हम लोग अपोजिशन में बैठते और उसके बाद फिर जो लोग थे वो बनाते हुकूमत। ना बनती हुकूमत तो मरकज में री इलेक्शंस हो जाते, दोबारा एक क्लियर मैंडेट आ जाता। लेकिन पावर पॉलिटिक्स बड़ी जालिम चीज है, और ये जो सारा शाखसाना है पाकिस्तान की सियासत का, ये पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रहा है। तो पावर पॉलिटिक्स और चीज है
यानी इक्तदार की सियासत और ठीक। अकदार की सियासत। सही है। तो तो डॉक्टर उसमें से साहब फिर ठीक है, ये जो दोनों उन्होंने फैसले आपने मुझे बड़ी डिटेल के साथ बताए हैं, बड़े कम लोग होते हैं वैसे सियासत में जो खुल के सच बोलते हैं, आई मस्ट काउंट यू इन दैट। ये जो दोनों फैसले थे वो कौन लोग थे, वो क्या वो लोग अभी भी मौजूद हैं काबीना में? देखिए कुछ लोग हैं कुछ नहीं हैं अच्छा। मौजूद। मैं नाम लेने में बिलीव नहीं करता, लेकिन सारी दुनिया को पता है। वो कहते हैं ना, जब जो चंद चढ़ गया तो सारी दुनिया तक दी है वेखती है। तो जब वो चंद चढ़ा था तो सबने देखा कि कौन कौन लोग थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो हो गया सो हो गया। ठीक अब है। हमें चाहिए कि अब मजीद कंट्रोवर्सीज पैदा किए बगैर, मजीद हमें अपनी जो अनाओं के पहाड़ है ना, हाँ। उनसे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है। अब अपने आप को नीचे रखें, सबसे नीचे, और पाकिस्तान को ऊपर रखें, और इस कौम को रोटी दें जो उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ ऐसे, ये देखें, ये मुल्क को अशराफिया के लिए तो नहीं बना। ठीक है, चले और बस डॉक्टर साहब मैं लास्ट क्वेश्चन हूँ, आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? अब वो निकलेंगे तो वो बहुत सारे ज़ायरे के लोग लेके निकलेंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं बड़े जीरक सियासतदान हैं, और उन्हें हर सूरत मनाना चाहिए था और मनाना चाहिए। और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती लेवल तक, उनको तो ज़रूर दूर करना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात एक जनरल पूरे इलेक्शन के बारे में हैं, और वो चूंकि हुकूमत से डायरेक्ट नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से है, वो इस सिस्टम से नाला है। ठीक है। तो लेकिन जहाँ तक हुकूमत का फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि वो हमारे देरीना हलीफ रहे हैं और टाइम टेस्टेड हैं, और सही। उनको कम से कम तो उन्होंने मनाने कोई में डिमांड हर्ज तो नहीं की कि सदर मुमलिकत का ओहदा मुझे दे दें, इस तरह की कोई बात, इस बात पे तो नहीं 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 नहीं, उन्होंने नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई डिमांड चले की आपकी है। नॉलेज में डॉक्टर साहब लेकिन ये बात है कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देने वाला मामला, इस पे कोई गौर गौस किया जा रहा है? देखिए, ये भी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी स्पेकुलेशंस मिलनी हैं। चाहिए। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि नॉट ऑफ ओनली द चीफ जस्टिस, कहीं भी एक्सटेंशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ फिर दूसरों की हक तलफी होती है। तो पाकिस्तान में लेकिन अभी इन एयर रवायात को खत्म करना चीफ की चाहिए। एक्सटेंशन हो गई 1 साल की, तो फिर ये इसमें क्या मसला है? वो भी तो किसी असरे हाजिर की वजह से दी है, ये भी एक्सटेंशन हो जाएगी तो क्या मसला है इसमें? नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और ये भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर आसिफ मैं साहब, तो बहुत कहता हूँ ना शुक्रिया। कि एक जी, जी। एक 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 जो एक क्लर्क है उसकी भी नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन। और आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कल को अगर जरूरत पड़ती है, जैसे बाजवा साहब वाली हो ऑलरेडी गई। एक्सटेंशन दे के आपने ऑलरेडी एक्सटेंशन दे के उसका नताइज भुगते हैं ना इलेक्शन में। तो अगर आप फिर भी नहीं आप समझ आती तो दे दें एक्सटेंशन, जिन्होंने देनी है। मैंने तो नहीं देनी, आपने तो नहीं देनी। आपने मेरी राय पूछी, मेरी राय यही है कि हमें बाय द बुक चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे जो 6 अदद जजेस साहिबान ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके बाद एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। पीटीआई उसके खिलाफ, कमीशन के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाने की बात कर रही है। क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस कमीशन के बनने का, क्या फ़ायदा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 8 में से 6 जजेस ने जो ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने दावत दी है हसन रज़ा पाशा साहब को। सर बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, और रिटायर्ड जज जो हैं जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी साहब, उनको कमीशन का सरबरा भी लगा दिया है, बल्कि सिर्फ वही देखेंगे और इसके अलावा कोई है भी नहीं। ये यक रुकनी कमीशन बनाया गया। ये ठीक फैसला किया है कमीशन बनाने का, और फिर तसद्दुक जिलानी साहब को उसमें यक रुकनी कमेटी में रखने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जब ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने जो लेटर लिखा, उसी दिन ही चीफ जस्टिस साहब ने इनको अपने घर पे मदऊ किया, और फर्दन भी और कलेक्टिवली भी सबसे बात की। फिर वेरी नेक्स्ट डे फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। आपको पता है कि फुल कोर्ट मीटिंग तभी होती है सुप्रीम कोर्ट की जब कोई बहुत ही अहम मसला हो,
उस मीटिंग में पहले तो पता चला कि मुत्तफिका, लेकिन बाद में ये हमें पता चला कि अक्सरीती राय से ये फैसला हुआ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उससे बात की जाए और कमीशन के हवाले से वो मैंडेट लेके फुल कोर्ट से, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वो वहाँ गए और सारी बात हुई और फिर उन्होंने इस दौरान फुल कोर्ट मीटिंग के कोई भी अलामिया जारी नहीं किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा जब वो मीटिंग हुई उनकी मुलाकात के बाद, तो फिर उन्होंने एतमाद में लिया अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को। और इसमें देखिए किसी जज ने बाइकाट नहीं किया, गैर हाजिर नहीं हुआ, सारे जजेस शामिल थे। तो फिर ये फैसला हुआ कि कमीशन बनेगा और यही गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आई। अब बात ये है कि एक एतराज़ ये आ रहा है कि जो हाजिर सर्विस जजेस होने चाहिए और रिटायर्ड जज के पास इतना इख्तियार, इतनी पावर नहीं होती। देखिए कमीशन जो बनाया गया है वो है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017। उसके तहत ये स्पेशल इख्तियारात दिए गए हैं कमीशन को, चाहे वो हाजिर सर्विस जजेस पे मुश्तमिल हो चाहे रिटायर्ड जजेस पे। उनको इख्तियारात और सारी पावर जो है वो इस एक्ट के तहत दी जाती हैं और तमाम तर इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं जो हाजिर सर्विस जजेस के पास है। इंटेग्रिटी वाइज इनका बहुत अच्छा नाम है, बड़े अच्छी रिप्यूट इन्होंने एंजॉय की अपने पूरे कैरियर में। अब इनको बना दिया गया। बल्कि 2018 में आपको याद होगा निगरान वजीर आजम का जब नाम सामने आया था तो पीपल्स पार्टी नूनली और सरप्राइजिंगली पीटीआई की तरफ से भी ये इत्तेफाक वाला नाम था, मुत्तफिका नाम था कि हमें कोई इससे मसला नहीं है। जी बिल्कुल बात सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े धीमे लहजे से बड़े सख्त फैसले करने वाले ये जज है। ठीक है, लेकिन पाशा साहब इसमें बलूचिस्तान बार और कराची बार काउंसिल वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रही, उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि पीटीआई का क्या गेन है इसमें? पीटीआई कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे इस कमीशन को, और बाय द वे ये भी बता दें साथ कि ये कैसे लीगल फोरम पे जाके चैलेंज किया जा सकता है। मैं इसको बदकिस्मती ही समझूंगा कि एक इंतहाई अहम नौइयत के मैटर को पोलिटिसाइज करके इसकी जो ग्रेविटी है उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। आप देख लें कि एक अगर कॉग्निजेंस ले ही ली, 184(3) का रास्ता बंद नहीं हुआ। कमीशन ने 60 दिन के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट भेजनी है हुकूमत पाकिस्तान को, और हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजनी है। और फिर भी रास्ता खुला है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मुनासिब समझे तो आर्टिकल 184(3) की कॉग्निजेंस लेके सो मोटो लेके वो काम कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए ज्यादा आसानी होगी कि उस कमीशन ने तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट करके उनके सामने रखी हुई होगी। अब आपने कहा कि बलूचिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने, कराची बार एसोसिएशन, कुछ थोड़ी सी इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी लॉयर्स की जो आपस की ग्रुपिंग है वो भी शायद इसमें अपना काम दिखा रही है, या जो पॉलिटिकल लॉयर्स कम्युनिटी भी इसे पॉलिटिसाइज कर रही है। नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज ओपिनियन रखते हैं उनके जो अलाइज बार एसोसिएशंस के जो सरबराहान हैं वो उनकी जुबान बोल रहे हैं। अब आप देखें कि दो बड़ी तंजीमें हैं। सबसे बड़ी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल की है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि हम जुडिशरी के साथ है और इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि मुल्क भर के वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उनकी नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया। पंजाब बार काउंसिल ने किया, केपी बार काउंसिल ने किया। मैं समझ, लेकिन अगर बलूचिस्तान के और कराची बार एसोसिएशन के भी नुमाइंदों को अगर देखा जाए तो आप इस चीज को जो है वो जरूर देखें कि दो मुतालबे दोनों ने किए हैं। एक कि इसको कंडेम किया है तमाम बार एसोसिएशन और तमाम बार काउंसिल्स ने, और दूसरा ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब तहकीकात पे
2 बार एसोसिएशन का सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ये है। हाँ, लेकिन एक बड़ी पार्टी पाशा साहब उसको चैलेंज करने की बात कर रही है। मैं इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे और भी कर देती हूँ। अब एक कमीशन बन गया है, ज़ाहिर है 60 दिनों में रिपोर्ट पेश होगी, जो भी फाइंडिंग्स होंगी, हम उस पर नहीं जाते, जो भी फाइंडिंग्स होंगी ये बात कर लेते हैं। उसको मानेंगे ये तमाम तर 6 जजेस साहिबान, इधर वे वो हक में जाती है कि नहीं जाती है? और अगर वो उनके हक में चली जाती है और जिन पे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कीपिंग दैट इन माइंड कि वो छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं है और वो छोटे मोटे लोगों पर भी नहीं लग रहे, क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, बहुत सीरियस इल्ज़ामात हैं और उनको सोच के भी हौल उठते हैं और परेशानी का बायस बनते हैं। आप यकीन करें कि उन मुअज़्ज़ज़ जजेस पे हम रश करते हैं या उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा किए। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके किसी के लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में कैमरा नस्ब होना या किसी के रिश्तेदारों को उठा ले जाना, ये छोटी बातें नहीं है, उनके लिए बड़ी बात है। और उन्होंने ये लगाए हैं तो यकीनन कुछ सोच समझ के लगाए हैं। तो इसकी तहकीक, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। वंस फॉर ऑल ये सेटल होना चाहिए। ठीक है हसन ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन ये सेटल डाउन होगा भी कि नहीं ये भी देखना होगा। बहरहाल नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।